संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी संस्था होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसे कि आप इससे पूर्व 11th क्लास में सीख चुके हैं कि जो लाभ के उद्देश्य से बनाई गया, इसका नाम व्यापारिक संस्था होता है। क्यों? क्योंकि व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बिना लाभ के किया गया व्यवसाय व्यवसाय नहीं कहलाता है। तो एक तो वह संस्था हुई जिसका कि मूलभूत उद्देश्य लाभ कमाना है, तो ऐसी संस्थाओं को लाभकारी या व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। और जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभार्जन न हो करके जन भावना, जनता की सेवा करना हो, उसे हम गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। जैसे आप जिस छत के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, अर्थात विद्यालय हुआ, धर्मार्थ चिकित्सालय हुआ, जैसे हमारे यहाँ मायावती ट्रस्ट है, ये धार्मिक उद्देश्य से बनाया गया है, न कि लाभ के। सरकारी अस्पताल हैं, या अन्य ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जिनका कि उद्देश्य जो है लाभार्जन न हो करके जनता की सेवा करना है, उसे हम अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। लाभकारी संस्थाओं में आपने व्यापारिक संस्थाओं में देखा है, वहां पर आप बनाते हैं व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, सर 1 सेकंड रोक रहा हूँ। हाँ, शुरू करिए। पहला आपका व्यापारिक खाता होता है, दूसरा लाभ हानि खाता होता है, और तीसरा आपका आर्थिक चिट्ठा होता है। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि यदि हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो अलाभकारी संस्थाओं के खाते ही क्यों बनाए जाएं? लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य करेंगे उनका लेखांकन हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वो अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्था ही क्यों न हो, क्योंकि वहां पर भी आय होती है और आय के सापेक्ष व्यय होता है। केवल मदों का अंतर होता है। लाभकारी संस्थाओं में या व्यापारिक संस्थाओं में आपने ये देखा है कि आय जो है वह विक्रय के माध्यम से होता है। माल या सेवाओं का क्रय विक्रय होता है और उससे हमें आय प्राप्त होती है। लेकिन अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं में इसके विपरीत आय के स्रोत हमारे भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि ये संस्थाएं सेवा की भावना से बनाई जाती हैं, इसलिए इसमें हमें चंदा भी प्राप्त होता है, अनुदान भी प्राप्त होता है, दान भी प्राप्त होता है, और वसीयत के माध्यम से भी आपको इस संस्था के लिए आय होती है। तो जहां तक इनके लेखे का सवाल है, इसमें हम व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठे की जगह पर हम बनाते हैं आगम शोधन खाता, आय व्यय खाता,
और आर्थिक चिट्ठा। तो अलाभकारी संस्थाओं में जो सबसे पहला खाता बनता है हमारा, वह बनता है आगम शोधन खाता। आगम शोधन खाते में कोई भी प्राप्ति हो, चाहे वर्तमान वर्ष की हो, पिछले वर्ष की हो, पिछले से 10 साल पिछले वर्षों की हो, या कितने भी पिछले वर्षों की हो, या आने वाले किसी भी वर्ष की हो, अगर वो वास्तव में प्राप्त हो रही है धनराशि, तो उसे हम आगम शोधन खाते के आगम पक्ष में लेंगे। इसके विपरीत अगर हम भुगतान कर रहे हैं, तो चाहे वह भुगतान हमारा चालू वित्तीय वर्ष का हो, या पिछले वित्तीय वर्ष का हो, या पिछले से पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष का हो, वास्तव में अगर भुगतान वर्तमान वर्ष में किया जा रहा है, तो उसे इस वर्ष के आगम शोधन खाते में हम दिखाएंगे। और या आगामी किसी वर्षों का भुगतान कर रहे हैं तो भी दिखाएंगे। शर्त यह है कि भुगतान वास्तव में होना चाहिए, तो उसे हम आगम शोधन खाते में आगम और भुगतान पक्ष में दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है ये है कि जब हम आय व्यय खाता बनाएंगे या पहले लाभकारी संस्थाओं में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहां पर केवल चालू वित्त वर्ष से संबंधित प्राप्ति और भुगतान को लेते थे, और वो भी आयगत प्रकृति के होने चाहिए, पूंजीगत प्रकृति के नहीं। लेकिन जब हम आगम शोधन खाता बनाते हैं तो इसमें इस बात का भी हम ध्यान नहीं रखते कि सौदा आयगत है या पूंजीगत। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि आयगत क्या है या पूंजीगत क्या है। आयगत सौदे से हमारा तात्पर्य होता है जो आवर्तक प्रवृत्ति का हो, अर्थात बार बार घटे। जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि अगर हम एक पेंडुलम को किसी धागे से बांध करके अगर एक निश्चित दूरी से छोड़ देते हैं तो वह अपने इस पथ पर अनवरत गति करता रहता है। अगर अवरोध शून्य हो या बाह्य बल उस पर शून्य लग रहा हो, तो ये आप लोग पढ़े थे, तो वहां आपने पढ़ा था कि आवर्त बल क्या है, आवर्त गति क्या है। तो आवर्त का अर्थ उसी प्रकार है कि अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इस तरह का सौदा जो है वो आवर्तक प्रवृत्ति का कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप बिस्कुट बनाते हैं, बेकरी उद्योग है, तो बेकरी उद्योग में आप मैदा खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, लेबर लगेगी, बिस्कुट बनेगा, बिकेगा, फिर मैदा आएगा, फिर चीनी आएगी, लेबर लगेगा, बिकेगा, फिर इसी क्रम में ये बार बार होता है। तो इस तरह के जो हमारे खर्चे होते हैं ये हमारे आयगत खर्चे हुए। लेकिन वहीं पर बिस्कुट बनाने के लिए जिस भवन का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्लांट या मशीनरी संयंत्र का हम प्रयोग करते हैं, वो बार बार नहीं खरीदे जाते। उसको जब हम एक बार खरीद लेते हैं तो उसका प्रयोग काफी कई वर्षों तक चलता रहता है। तो इसलिए वो मशीनरी हो, भवन हो, भूमि हो, इस तरह के जो सौदे हुए वो पूंजीगत कहलाते हैं। और अभी जैसा कि शुरू में बताया कि मैदा है, चीनी है, लेबर है, ये बार बार खरीदे जाते हैं और बिस्कुट बन के बेचा जाएगा, तो ये प्रक्रिया बार बार चलती है, तो उसे हम आयगत कहते हैं। तो आगम शोधन खाता बनाते समय हम आयगत पूंजीगत का भेद नहीं रखते और न ही
वित्तीय वर्ष का ध्यान रखते हैं। किसी भी वर्ष का हो, चाहे पिछले 10 साल पुराना हो या आगे के 10 साल का हो, लेकिन वास्तव में अगर आप प्राप्त कर रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं तो उसे हम आगम शोधन खाते में दिखाएंगे। जबकि जो पूंजीगत सौदा होता है, जैसा कि अभी हमने बताया, भूमि है, भवन है, मशीनरी है, आदि आदि, इन्हें हम आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और इस चैप्टर में भी, अध्याय में भी, अभी जब हम आय व्यय खाते की बात करेंगे तो वहां पर उसी तरह से भेद पैदा होगा कि जो सौदे हमारे आयगत प्रकृति के होंगे उन्हें तो हम आय व्यय खाते में ले जाएंगे, और जो सौदे पूंजीगत प्रवृत्ति के होंगे, पूंजीगत प्रकृति के होंगे, उन्हें हम आर्थिक चिट्ठे में ले जाएंगे। जब आगम शोधन खाता बनाते हैं तो हम आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाते। उसका मूल कारण है कि आगम शोधन में आयगत मदें भी आती हैं और पूंजीगत मदें भी आती हैं। लेकिन जब हम आय व्यय खाता बनाते हैं तो चूंकि वहां पर आयगत मदें ही आती हैं, पूंजीगत मदें आय व्यय खाते में नहीं आती, तो उन्हें हम आर्थिक चिट्ठे में दर्शाते हैं, जिसका कि अध्ययन आगे हम करेंगे। अभी आपने आगम शोधन खाते के बारे में सामान्य चर्चा देखी, सुनी। अब इसके बाद प्रश्न कैसे हल करते हैं, या आगम शोधन खाते का प्रारूप क्या है, और आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठे के बारे में अगले वीडियो में इस पर चर्चा होगी।